हेलो स्टूडेंट्स। अपने कोशिका पढ़ रहे थे और कोशिका में अपने उसका सामान्य परिचय और पहला कोशिकांग केंद्रक पढ़ लिया था। आज अपने इससे आगे के कोशिकांग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोशिकांग जो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है जो अपशिष्ट पदार्थों व मृत कोशिकांगों के अपघटन करने का कार्य करती है। लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूबे ने। कार्य होता है मृत व अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करना। लाइसोसोम में अनेक पाचक व अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कोशिका में प्रवेश करने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का एवं मरे हुए कोशिकांगों के अपघटन करने का कार्य करते हैं। मान लेते हैं ये थैलीनुमा संरचना है जिसे अपने लाइसोसोम कहा और इसके अंदर पाए जाते हैं अपघटक एंजाइम। अपघटन का अर्थ होता है तोड़ने वाला। जैसे ही कोई अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के अंदर एंटर हुआ तो वो पदार्थ इस लाइसोसोम में आएगा और ये पाचक एंजाइम्स जो है वो उसका अपघटन कर लेंगे, पाचन कर लेंगे। और कई बार क्या होता है ये थैलीनुमा संरचना कहीं से कट जाती है तो ये जो पाचक एंजाइम्स हैं ये पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और इस पूरी कोशिका का ही अपघटन कर लेती हैं। इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम के अपघटन से पूरी कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। और ब्लड कैंसर के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होने वाला कोशिका का भाग लाइसोसोम ही होता है। तो लाइसोसोम के बारे में आपको समझ में आया होगा। आगे वाले कोशिकांग की बात करते हैं। लाइसोसोम के बाद में अपने बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हिंदी में बोलते हैं कणिका सूत्र में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने और इसका नामकरण किया था सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा का संचय करना या ऊर्जा का निर्माण करना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के निर्माण में सहायता करता है और मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन की द्वारा होता है। आइए अपने माइटोकॉन्ड्रिया को विस्तार से पढ़ते हैं। खोज की थी कोलिकर ने, नामकरण किया सी बेंडा ने। कार्य होता है
ऊर्जा का संचय करना। इसीलिए इसके उपनाम जो दिए जाते हैं वो है पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया एक द्वितीय संरचना वाला कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक द्वितीय संरचना वाला कोशिकांग होता है। इसके अंदर के भाग को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद में अपनी बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स राइबोसोम की खोज प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम एक कण संरचना होती है, कण के समान संरचना होती है जो प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से एवं अंतःप्रद्रवी जालिका के खुरदरी सतह पर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स खोज की थी प्लेडे ने। कण सवरण संरचना होती है, यानी कण के समान संरचना होती है। ऐसे छोटे छोटे कण के समान संरचना होती है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक टाइप जो होता है उसे बोलते हैं 70S और दूसरा टाइप जो होता है उसे बोलते हैं 80S। ये जो 70S टाइप का राइबोसोम्स होते हैं ना, ये सिर्फ जीवाणुओं या वायरस में पाए जाते हैं। और ये जो 80 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं ये सभी एनिमल्स में और जंतु यानी मनुष्य इत्यादि में पाए जाते हैं। अब राइबोसोम्स पाए कहां जाते हैं? तो राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से भी एवं ER अंतःप्रद्रवी जालिका पर भी पाए जाते हैं या RER पर पाए जाते हैं। RER के बारे में अपने आगे वाले कोशिकांग में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स के बाद में अपने पढ़ते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER। अंतःप्रद्रवी जालिका या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं E.RC। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। खोज की पोर्टर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी पोर्टर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका धागेनुमा महीन झिल्लियों का जाल होता है। धागेनुमा महीन झिल्लियों का जाल होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कोशिका का जाल तंत्र। कोशिका का जाल तंत्र। इस ER पर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वसा, लिपिड व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ER दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ ER यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरी होती है रफ ER यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो स्मूथ ER होती है उस पे वसा, लिपिड्स पाए जाते हैं। वसा और लिपिड पाए जाते हैं। और जो रफ ER होती है इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर? ER के बारे में आगे वाले कोशिकाओं की बात करते हैं। ER के बाद में अपने पढ़ते हैं गोल्जी काय को। गोल्जी काय एक नलीनुमा संरचना होती है जो कोशिका का पेकर्स कहलाती है, या इसे बंडल्स भी कहते हैं, या इसे मदर ऑफ सेल्स भी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं गोल्जी काय को। गोल्जी काय ऐसे लंबी लंबी नलीनुमा संरचनाएं होती है। आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी लंबी लंबी नलीनुमा संरचनाएं। इस गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने। याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जिन गोल्जी काय की खोज करके। तो गोल्जी काय जो होती है वो पैकिंग करने का काम करती है, बंडल्स के रूप में कार्य करती है। जब अपने कहीं घर से बाहर जाना होता है तो अपने सामान वगैरह पैक्स कौन करता है? अपने सामान वगैरह माँ पैक्स करती है, इसीलिए इसको भी संज्ञा दे दी जाती है मदर ऑफ सेल्स की। या इसके उपनाम लिखूं तो क्या क्या हो जाएंगे? पेकर्स, पेकर्स या बंडल्स या मदर ऑफ सेल्स। मदर ऑफ सेल्स समझ में आया? मदर ऑफ सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ पैकिंग का काम करती है। कोशिका के सभी कोशिकांश है उनमें ये पैकिंग्स का कार्य करती है, इसलिए इसको मदर ऑफ सेल्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जन्म देती है या फिर ये माँ है सारी कोशिका की, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पैकिंग करती है, इसलिए इसको मदर ऑफ सेल्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिका। गोल्जी काय के बाद में अपने पढ़ते हैं तारक काय। तारक काय या सेंट्रोसोम इसे बोलते हैं। तारक काय एक स्टार शेप नुमा आकृति होती है जो दो तारक तंतुओं के मिलने से बनती है।
और चलन या गमन अंगों का निर्माण करती है। खोज की थी वॉन वेंडन ने। स्टार शेप आकृति के होते हैं। स्टार शेप यानी तारे नुमा आकृति के, तारक तंतुओं के निर्माण से या तारक तंतुओं के मिलने से बनता है। चलन या गमन अंगों का निर्माण करते हैं। चलन या गमन अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक तारक तंतु है और ये एक तारक तंतु है, ये दोनों मिलकर एक स्टार शेप नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसे तारक काय कहते हैं। ये जो तारक तंतु होते हैं ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये था अपना तारक काय। तारक तंतु के बाद में अपने पढ़ते हैं रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका रिक्त स्थान से बना है। रिक्त स्थान यानी ब्लैक स्पेस या खाली जगह। तो कोशिका के अंदर इन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी जो जगह बच जाती है, जो खाली स्थान होता है, उसे ही रिक्तिका या वैक्यूल्स बोलते हैं। रिक्तिका का कार्य कोशिका को स्पंजी बनाना होता है। रिक्तिका में सेल सूप या कोशिका रस पाया जाता है जो कोशिका को नम बनाने का कार्य करता है। आइए देखते हैं रिक्तिका को। रिक्तिका बुलबुले या गुब्बारे नुमा संरचना की होती है। बुलबुले या गुब्बारे नुमा संरचना की। रिक्तिका शब्द का अर्थ होता है रिक्त स्थान यानी खाली जगह है। इंग्लिश में रिक्तिका को बोलते हैं वैक्यूल्स। रिक्तिका को बोलते हैं वैक्यूल्स। ये जो रिक्तिका होती है ये कोशिका को सफेद यानी टर्जिड बनाने का कार्य करती है। सफेद या टर्जिड बनाने का कार्य करती है। इस रिक्तिका में सेल सूप या कोशिका रस पाया जाता है। कोशिका रस पाया जाता है जो इस पूरी कोशिका को नम बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा रिक्तिका में कोशिका के लिए संचित भोज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं या संचित भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है। संचित भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है रिक्तिका में। तो रिक्तिका के बाद में अपने पढ़ते हैं लवक के बारे में। लवक लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक संपूर्ण कोशिका में फैले हुए होते हैं और कोशिका को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। सामान्यतः ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
लवक तीन प्रकार के होते हैं। पादप कोशिका की बात करूं तो लवक तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पर्णहरित, दूसरे होते हैं श्वेत वर्णक और तीसरे होते हैं पर्णरहित। पर्णहरित पर्णहरित पौधों या पादपों की पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं और हरा रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस पर्णहरित में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और इस क्लोरोफिल वर्णक में जो धातु पाई जाती है वो होती है मैग्नीशियम या Mg। मैग्नीशियम पौधों को ठंडकता प्रदान करने का कार्य करती है। अब अपने बात करते हैं श्वेत वर्णक की। श्वेत वर्णक पौधे के सूर्य के प्रकाश से दूर वाले भागों में पाई जाती है। श्वेत वर्णक पौधों के प्रकाशहीन भाग में पाए जाते हैं, जैसे जड़ या तने का आंतरिक भाग। और यह पौधे को संचित भोज्य पदार्थों का संग्रहण में सहायता करते हैं। लास्ट जो बच गए वो होते हैं पर्णरहित। ये पौधे के कोमल भागों में पाए जाते हैं, कोमल भागों में पाए जाते हैं। अब पौधे के कोमल भाग क्या होते हैं? या तो होते हैं पुष्प या होते हैं फल। तो ये किसमें पाए जाते हैं? पुष्प या फल में पाए जाते हैं, पुष्प या फल में पाए जाते हैं। और इनका कार्य पौधे के पुष्प और फल को रंग प्रदान करना होता है, रंग प्रदान करना होता है। और इनमें पाए जाने वाला वर्णक अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे पीले रंग के पौधों में या पीले रंग के फूलों में ज़ैंथोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और जैसे गाजर में कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है, कैरोटीन। तो ये विभिन्न रंगों के विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं। जैसे मनुष्य की त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कोलेजिन है। तो ये था अपना लवक। उम्मीद करता हूं इन सभी के बारे में समझ में आया होगा। अब अपने कोशिका के कुछ सामान्य क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उनके बारे में अपने बात करते हैं। अपने बात करते हैं कोशिका के कुछ क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर बार लगभग। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका।
सबसे बड़ी कोशिका। मैंने शरीर वगैरह कुछ नहीं बोला, सीधा लिखा है सबसे बड़ी कोशिका। जब आपसे सिंपल पूछे सबसे बड़ी कोशिका तो आप लिखोगे ओस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। जब आपसे पूछे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तो आप लिखोगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। इसके बाद में बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है मस्तिष्क की कोशिका या ब्रेन सेल जिसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो नर्वस सिस्टम की होती है, जिन्हें अपने ब्रेन की कोशिका या न्यूरॉन बोलते हैं। ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन, ये ब्रेन सेल्स का नाम है न्यूरॉन। ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद में बात करें सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वो होती है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका। इसके बाद में आपसे पूछे जनन कोशिका, मानव शरीर की जनन कोशिका, तो वो होती है शुक्राणु या स्पर्म जिसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में सबसे पहले खोजी गई कोशिका कौन सी थी, तो आप कहेंगे दंत कोशिका या टीथ सेल्स। मानव शरीर में सबसे पहले खोजी गई कोशिका। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजी गई कोशिका, मानव शरीर की बात ना करके सीधा आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजी गई कोशिका, तो आप कहोगे काष्ठ कोशिका। काष्ठ कोशिका। अगर आपसे पूछे भी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहोगे कोशिका का अध्ययन। तो आप कहोगे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहोगे कोशिका। आपसे पूछे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तो आप कहोगे कोशिका। अगर आपसे कहे कोशिका के समूह से बनते हैं, तो आप लिखोगे उत्तक। उत्तक या टिश्यू। आपसे पूछे कोशिकाओं के समूह से बनता है, तो आप कहोगे उत्तक या टिश्यू। क्लियर? तो ये अपना टॉपिक था
कोशिका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।